अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग है। तो व्हाट इज़ ब्रीथिंग? ब्रीथिंग हम सिंपल अल्फाज में अगर कहें तो उसे सांस लेने को कहते हैं। सांस लेने के दौरान गैसेस एक्सचेंज होता है, ये हमें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और इसमें जितनी भी बॉडी की मूवमेंट्स होंगी वो ब्रीथिंग में इंक्लूड है। तो ब्रीथिंग के टू फेजेस है। सबसे पहले है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में का दूसरा नाम है इंस्पायरेशन। जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं, आप इसको खुद भी फिजिकली करके देखें। सांस अंदर लेते हैं, जो हमारी रिब्स के मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिब्स ऊपर की तरफ रेज हो जाते हैं। रिब्स के नीचे ना एक डायफ्राम पर्दा कह सकते हैं, तो वो क्या होता है, वो डोम शेप होता है, तो वो भी लोअर हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो हमारी जो थोरेसिस कैविटी है, चेस्ट कैविटी है, उसका एरिया क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। और जो लंग्स पे प्रेशर डल रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमें जानते हैं कि एयर जो है वो कहाँ से कहाँ मूव करती है, वो हाई टू लो मूव करती है। अब अंदर हो गया प्रेशर कम और बाहर हो गया प्रेशर ज़्यादा, तो हवा बाहर से अंदर की तरफ आएगी। तो ये हमारा जो पूरा प्रोसेस है ये कवर होता है इनहेलेशन में। अब दूसरा जो प्रोसेस है वो है एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। इसमें क्या होता है, अब लंग्स में हवा आ गई, वहाँ गैसेस एक्सचेंज हो गया। अब जो इम्प्योर हवा है, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा है, उसको बाहर भी तो एक्सहेल करना है ना। तो उसमें क्या होगा, जो रिब्स के मसल है वो वापस अपनी पोजीशन में आएंगे, डायफ्राम भी रिलैक्स हो जाएगा और फिर वो अपनी दोबारा डोम शेप दोबारा तैयार कर लेगा। इस तरह क्या होगा, जो प्रेशर होगा वो चेस्ट कैविटी में इंक्रीज़ होगा, लंग्स पे भी प्रेशर इंक्रीज़ होगा। इस तरह वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एयर बाहर की तरफ निकल आएगी। तो ये मैं आपको थोड़ा सा इसका मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग, सबसे पहले हमने ब्रीथिंग की डेफिनेशन पढ़ी है। ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का डिफरेंस है। ये मैंने आपके लिए पॉइंट्स बना दिए, आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी लिख सकते हैं। फिर कुछ लास्ट पैराग्राफ था टेक्स्ट बुक का, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं। अच्छा, जब एट रेस्ट होते हैं, हम कोई ज़्यादा मतलब फ़िज़िकल एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा हार्ड एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं, हम नॉर्मल रेस्ट पे हैं, तो ब्रेथ रेट कितना होता है, 16 to 20 टाइम्स पर मिनट। ये जो ब्रीथिंग का जो रेट है या ब्रेथ रेट है, ये कौन कंट्रोल करता है, ये ब्रेन कंट्रोल करता है। इससे रेस्पिरेटरी सेंटर होता है ब्रेन में, वो कंट्रोल करता है। तो रेस्पिरेटरी सेंटर इज़ सेंसिटिव टू द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। इस लाइन का ये मतलब है कि जब हम कोई हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं, और हमें पता है सेलुलर रेस्पिरेशन के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जाएगी और वहाँ उसका कंसनट्रेशन लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। ये जो थिंग है वो ट्रिगर करती है ब्रेन में रेस्पिरेटरी सेंटर को, और वो रिब्स को सिग्नल भेजता है कि ब्रीथिंग मूवमेंट, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ कर दो। तो ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ हो जाएगा इसी तरह। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन ब्लड स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रेन और इंक्रीज ऑफ ब्रीथिंग रेट, और तब ब्रीथिंग रेट रहता है 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। तो ये जो लास्ट पैराग्राफ था उसको थोड़ा सा समराइज कर दिया। नेक्स्ट पेज पे ना कुछ इंपॉर्टेंट अमाउंट है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की। कुछ बच्चे इसको मिस कर देते हैं, बट आपने इसको लाजमी मेमोराइज़ करना है, ताकि आप ये एमसीक्यूज़ के तौर पर आ सकती है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इंस्पायर्ड कितनी है, एक्सपायर्ड कितनी है। देखें, इंस्पायर्ड में ऑक्सीजन का मिकदार ज़्यादा है एंड एक्सपायर्ड में कम है। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार इंस्पायर्ड में कम है और एक्सपायर्ड में ज़्यादा है। अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, ये दोनों मतलब इक्वल रहती है। ब्रीथिंग मूवमेंट्स आर इनवॉलेंट्री, यानी ये हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होती, ये ब्रेन जो कंट्रोल करता है। इसलिए आई होप आपको अब ये लेक्चर याद करने में, टॉपिक याद करने में आसानी होगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियोज़ so that you can get more of them. Thank you very much.